आज मौसम बहुत रोमांटिक हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा के साथ बारिश भी हो रही थी। ये रिमझिम सी बारिश मेरे जज्बातों में हलचल मचा रही थी। मैं रसोई से फारिग होकर पिछले आंगन में आ गई और अपने बेचैन दिल को और भद्दकाने के लिए उस खिड़की से अंदर झांकने लगी जो मेरे ससुर और सास देवेंद्र जी और विद्या आंटी के कमरे में खुलती थी। मैं एड़ियों के बल खड़ी होकर कमरे के अंदर देखने लगी तो मेरे वजूद में जैसे चिंगारियां जल उठीं। मैं अंदर ही अंदर सुलगने लगी। मुझे अपने पति अर्जुन की याद शिद्दत से आने लगी। मुझे अपने ससुर पर जैसे प्यार आ रहा था कि वो इस उम्र में भी किस कदर ताकतवर थे, जिन्होंने मेरी सास को आज भी खुश रखा हुआ था। मेरे ससुर देवेंद्र जी इस मामले में जितने जोशीले थे, मेरी सास विद्या आंटी उतनी ही उनसे दूर भागती थीं। मैं बेसुध होकर इस हसीन नज़ारे को देख रही थी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं उछलकर पीछे पलटी तो मेरे पीछे मेरे पति अर्जुन खड़े थे। वो मुझे हैरान नजरों से देखने लगे। मैं उन्हें देखकर हक्की बक्की रह गई। आज तो उनके आने का कोई इरादा नहीं था। वो सिर्फ हफ्ते की शाम घर आया करते थे, जबकि आज तो गुरुवार था। उन्हें अचानक अपने सामने देखकर मैं खुशी से खिल उठी और फौरन उनसे लिपट गई। मुझे उनकी संजीदा मिजाजी का एहसास तब हुआ जब मेरी नजर उनके चेहरे पर पड़ी। वो मुझे गुस्से से घूरते हुए कहने लगे, राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ और पिताजी के कमरे में झांककर क्या देख रही हो? अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने बहाने से कहा, मुझे बारिश में नहाने का दिल कर रहा था और बारिश में भीगते हुए मैं यहाँ आ गई थी। कमरे से अजीब आवाजें आ रही थीं, इसीलिए मैंने झांक कर अंदर देख लिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आए और गुस्से से कहने लगे, किसी के कमरे में झांकना बहुत ही गलत बात है। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए न देखूं। उस वक्त तो मैंने खामोशी से उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मुझे तो उनके कमरे में झांकते और उस नज़ारे को देखते हुए मजा आता था, मगर इसके साथ दिल में ये एहसास भी जागता था कि काश मेरे पति भी मुझे उसी तरह खुश रख सकते जितना मेरे ससुर मेरी सास को रखते थे। कमरे में आने के बाद मैं अपने जज्बातों के हाथों बेकाबू होकर अर्जुन से लिपट गई, मगर उनकी तरफ से सर्द मिजाजी कायम रही। फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे वो मुझे बोझ की तरह सिर से उतार रहे हों। थोड़ी ही देर के बाद वो मेरी तरफ करवट बदलकर सो गए, जबकि बाकी की रात मैं अंदर ही अंदर सुलगती रही। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था कि वो मेरी ख्वाहिशों को क्यों पूरा नहीं करते। तब फिर से मेरा ध्यान अपने ससुर की तरफ चला जाता कि ये वो भी थे जो जिंदगी को आज भी भरपूर तरीके से गुजार रहे थे और इसका मजा ले रहे थे। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरी सास विद्या आंटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो उठते बैठते हाय हाय कर रही थीं। उन्होंने अपनी कमर पकड़ी हुई थी। उन्हें कमर में सख्त दर्द था। मुझे रात वाला मंजर याद आकर हंसी आ रही थी, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोका। जो कुछ वो पूरी रात करते रहते थे, इस उम्र में ये सब होना तो बनता था। पूरा दिन वो चारपाई पर पड़ी रहीं। आज वो बुरी तरह बुखार में तप रही थीं। बहाने बहाने से मेरे ससुर देवेंद्र जी भी मेरी सास के पास जाते, इधर उधर देखते हुए उनके साथ छेड़छाड़ करते और फिर अपने कमरे में चले जाते। ये सब देखकर मेरे जज्बातों में भी हलचल होने लगती थी। तब मैं अपने जज्बातों को बड़ी मुश्किल से काबू में रख पाती थी। आज सुबह ही मेरे पति वापस चले गए थे और मैं फिर से जैसे उनके वापस आने के दिन गिनने लगी थी। रात को बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने लगी तो तभी मेरी सास विद्या आंटी मेरे पास आकर कहने लगी, राधा, तुम आज चाय बनाकर अपने ससुर के कमरे में दे आओ। मैं अगर वहां गई तो उन्होंने मेरी जान ही नहीं छोड़नी। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मगर उन्हें तो कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो सिर्फ एक ही काम से मतलब है। वो उनके बारे में दुखड्डे रोकर अपने कमरे में वापस चली गईं। मैं सोच रही थी कि वो तो खुशकिस्मत हैं जिन्हें उनका पति भरपूर प्यार देता है, और एक मैं थी कि इस सब के लिए तरसती जा रही थी। तभी मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों न मैं भी इस सब से फायदा उठाऊं। अगर पति नहीं तो ससुर ही सही। मगर फिर मैंने ये सोचकर अपनी सोच को झटक दिया कि अगर मेरे ससुर को अंदाजा हो गया कि मैं उनके बारे में क्या सोच रही हूं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो मुझे हमेशा बेटी कहते थे और बेटी समझते भी थे। कई बार ऐसा होता था कि उनकी नजरें मुझे अजीब महसूस होती थीं, मगर जब मैं उनकी तरफ देखती तो वो हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुराते और फिर से मुझे बेटी कहकर कोई बात करना शुरू हो जाते। उनके यूं देखने का असर जायल हो जाता और मैं ये समझने लगती कि वो जैसे भी देख रहे थे, बेटी की नजर से ही देख रहे थे। मैं उनकी बहू हूं और उनके दिल में मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है। मैंने अपनी आने वाली गलत सोचों को झटक दिया और फिर चाय
उठाकर अपने ससुर देवेंद्र जी के कमरे में आ गई। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। एक ख्वाब जैसा माहौल बना हुआ था। मेरे दिल की हालत बदलने लगी थी। उसी वक्त मैंने ये ख्याल करते हुए अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ लिया और चेहरे पर दुपट्टे का घूंघट बना लिया। मेरी सास विद्या आंटी इसी तरह से हर वक्त दुपट्टे में लिपटी रहा करती थीं। जानबूझकर मैंने अपनी सास का हुलिया अपना लिया था। जैसे ही मैं ससुर के पास चाय रखकर पलटी तो उन्होंने फौरन मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और मेरे साथ ऐसी हरकत की कि मेरे जज्बातों में हलचल मचने लगी थी। मेरी तो जान ही निकल गई जब उन्होंने मुझे अपनी पत्नी समझकर वो सब कुछ करना शुरू कर दिया जो वो मेरी सास के साथ करते थे। और मैं इस सब में बिल्कुल खामोश और गुमसुम थी, जैसे अगर मैंने आवाज निकाली तो सारा जादू टूट जाएगा। मुझे भी मजा आ रहा था। आने वाले वक्त का एहसास मुझे जैसे हवाओं में उड़ा रहा था। मैं आंखें बंद करके ढले ढाले अंदाज में खुद को अपने ससुर के हवाले कर चुकी थी और उस वक्त ये सब कुछ भूल चुकी थी कि मैं अपने पति की अमानत थी और मुझे उनके पिता के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। मुझे ससुर को रोकना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि मैं उनकी पत्नी नहीं बल्कि बहू हूँ। मगर मेरी ख्वाहिशें और जज्बात उन अल्फाज को जबान पर आने से रोक रहे थे। और फिर काफी देर तक जब हम दोनों आनंद और मस्ती की हालत में डूबे रहे और जब हमारी हालत सामान्य हुई, तभी मेरे ससुर की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। तभी मुझे अतीत के वो वाकयात याद आए जिनकी वजह से मैं आज यहाँ इस हालत में थी। हम दो बहन भाई थे। भाई मुझसे बड़ा और शादीशुदा था। मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला था। मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करना वो अपना फर्ज समझते थे। हमारे खानदान में लड़कियों को 10वीं क्लास के बाद कॉलेज में पढ़ने की इजाजत नहीं थी, मगर मुझे माँ बाप ने खानदान वालों की मुखालफत के बावजूद भी कॉलेज में भेज दिया, बल्कि मुझे कंप्यूटर और मोबाइल तक लेकर दिया ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकूं। इस बात पर भी मेरी माँ और पिताजी को बहुत सी बातें सुनने को मिली थीं कि जवान हो चुकी लड़की को इतनी आज़ादी देना ठीक नहीं है। ये तो आपने उसको कॉलेज में दाखिला लेकर दे दिया और ऊपर से कंप्यूटर और मोबाइल तक दे दिया है। ये बहुत गलत बात है, आपको इस पे पछताना पड़ेगा। चूंकि मेरे माँ बाप को मुझ पर बहुत एतबार था, उन्होंने तमाम लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। कॉलेज में ही मेरी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई जिन्होंने मुझे ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताया जिनके बारे में मैंने कभी नाम तक नहीं सुना था। फिर एक रात सबके सोने के बाद मैंने उन वेबसाइट्स को खोला तो वहां जिस किस्म की वीडियोस थीं और लोग जो कुछ कर रहे थे, उसने मेरे जज्बातों में एक अजीब सी हलचल मचा दी। मैंने आज से पहले ये सब कुछ नहीं देखा था और न ही कभी ये सब करने के बारे में मुझे मालूम था। मैं नहीं जानती थी कि मर्द और औरत के दरमियान ये सब भी हो सकता है। फिर एक के बाद एक मैं ऐसी वेबसाइट्स खोलती गई और एक नई लज्जत की दुनिया से परिचित हो गई। अब मैं चाहती थी कि मैं खुद भी व्यवहारिक रूप से ये सब किसी के साथ करूं और ये सारे मजे मैं भी ले सकूं। इन्हीं दिनों मुझे ये बुरी लत भी लग गई कि मैं रात को छुपकर दूसरों के कमरों में झांकती थी, कभी माँ और पिताजी के कमरे में तो कभी भाई को ये सब करते हुए देखती। इस सब में 2 साल का अरसा गुजर गया था। अब मेरे जज्बात ऐसे परवान चढ़ने लगे थे कि एक दिन मैं भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी। उनके कमरे की ये खिड़की बरामदे में खुलती थी और गर्मियों में वो इस खिड़की को खुला रखते थे। मैं एक तरफ छुपकर उनके कमरे का अंदर का नजारा किया करती थी। उस दिन मैं ऐसा ही कर रही थी जब मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट का एहसास हुआ। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो हक्की बक्की रह गई। वहां मेरी माँ खड़ी थीं जो मुझे शोला जैसी नजरों से घूर रही थीं। जब उनकी नजर कमरे में पड़ी तो एक पल के लिए उनकी सांस रुक गई और फिर उन्होंने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और मुझे खींचते हुए मेरे कमरे में ले गईं। वो मुझे कहने लगीं, तेरे जैसी घटिया और बेहया लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आखिर तुम ये सब क्या कर रही थी? तुम पति पत्नी के कमरे में क्यों झांक रही थी? मैंने माँ को बहलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं थीं। इसके बाद माँ ने पिताजी पर जोर डालना शुरू कर दिया कि मुझे और पढ़ाने के बजाय मेरी शादी कर दें, जबकि पिताजी अभी मेरी शादी करने के हक में नहीं थे। माँ के जोर डालने पर पिताजी को कुछ कुछ समझ में आ गया और उनका दिल मायूसी में डूब गया, क्योंकि उन्होंने मेरे हवाले से बहुत से खेशवाब देख रखे थे और वो मुझे उच्च शिक्षित देखना चाहते थे। मगर मैं अब जज्बातों की धारा में इस कदर बहक चुकी थी कि मेरे लिए भी पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं जब भी किताबें खोलती तो मेरी आंखों के सामने देखे गए तमाम मंजर घूमने लगते और मैं ख्यालों ही ख्यालों में खुद को भी ये सब व्यवहारिक रूप से करते हुए देखती थी। और फिर पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी।
मैंने शादी के हवाले से बहुत से ख्वाब देखे थे, मेरे बहुत से अरमान थे। उन वीडियोस और दूसरों को देख देख कर मैंने ये सोच बना ली थी कि मेरा पति भी ऐसा ही होगा जो मुझसे बेतहाशा प्यार करेगा। मगर पहले ही दिन मेरा दिल पूरी तरह टूट गया, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर पाते थे। वो मुझे वैसे खुश नहीं रख सकते थे जैसा कि मैं चाहती थी, जैसा कि मैं दूसरों को देखती थी। वो तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। फिर उठते बैठते जब मेरी सास अपने पति के खिलाफ बातें करने लगती और कहती कि मैं इस शख्स से बहुत तंग हूँ जो इस उम्र में भी मुझे नहीं छोड़ता, तब उनकी बातें सुनकर मुझे जिज्ञासा होने लगी कि वो ऐसा क्यों कहती हैं। आखिर उनके पति ऐसा क्या करते हैं? वो रोजाना अपने पति को दूध में जैतून का तेल डालकर दिया करती थीं। ये तो मेरे पति भी इस्तेमाल करते थे, मगर मुझे इसका कोई फायदा नजर नहीं आता था। वो न जाने क्यों मुझसे दूर भागते थे। हफ्ते में एक दिन वो घर में आते थे और फिर वो पूरा हफ्ता घर से गायब रहते। तब एक दिन बातों बातों में मुझे अपनी सास की जबानी मालूम हुआ कि मुझसे शादी से पहले वो रोजाना ही घर वापस आते थे, और अब उन्होंने मुझे ये कहकर टाल रखा था कि दफ्तर बहुत ही ज्यादा दूर पड़ता है, आते जाते मुझे बहुत देर हो जाती है। इसलिए मैंने वहां पर अपने एक दोस्त के साथ कमरा ले रखा है ताकि मुझे दफ्तर आने जाने में मुश्किल का सामना न करना पड़े। मगर मैं ये सोचती थी कि शादी से पहले भी तो वही दफ्तर था और तब तो वो घर से आते जाते थे, और अब अचानक क्या हो गया था। मुझे अंदर ही अंदर ये खतरा सताने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और लड़की को पसंद करते हों और मुझसे जान छुड़वा रहे हों। तभी तो वो मुझसे दूर भागते थे। उनका घर में आने को दिल ही नहीं करता था। जब भी वो घर में आते थे, मुझसे प्यार करते हुए थोड़ी ही देर के बाद वो मुझसे उकता जाते थे। उनका दिल मुझसे भर जाता था, जबकि मैं अभी तक प्यासी की प्यासी ही रहती थी, और वो मुझे इसी हालत में छोड़कर खुद सुकून से हो जाते थे। अब जब मैं अपनी सास को अपने पति की खुराक का ध्यान रखते हुए देखती और जब मैं उनके बारे में बातें सुनती, तो मैं सोचती कि न जाने मेरे ससुर ऐसा क्या करते हैं। और फिर एक दिन मैंने अपनी पुरानी आदत को जारी रखते हुए उनके कमरे में झांका तो मेरी जैसे आंखें खुल गई थीं। मैं हैरान थी कि मेरे ससुर इस उम्र में भी बहुत ताकतवर थे, और बूढ़े होने के बावजूद भी वो सेहतमंद और ताकतवर जवानों को भी पीछे छोड़ दिया करते थे। मुझे तो अपनी सांस पर जैसे रश्क आने लगा था। कई बार मैं सोचती कि काश मेरे पति भी ऐसे होते तो मेरी जिंदगी भी कितनी खूबसूरत होती। यूं मुझे अपनी जिंदगी बेरंग और बेमजा लगने लगी थी। शायद ये मेरे अंदर का लालची इंसान ही था कि मैं आज अपने ससुर के कमरे में मौजूद थी, और तभी उनकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी तो खामोशी से उन्होंने नज़रों का जाविया बदल लिया और फिर से वो अपने काम में मशगूल हो गए थे। मैं हैरान और परेशान रह गई थी कि मुझे पहचान लेने के बावजूद भी उन्होंने किसी प्रतिक्रिया का इजहार क्यों नहीं किया। क्या वो पहले से जानते थे कि ये मैं हूं? और फिर जब मैं वहां से अपने कमरे में आई तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। जिंदगी में पहली बार मैंने इस कदर भरपूर मजा लिया था। अब हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा ही होने लगा था। मेरी सास तो अपनी जान छुड़वाकर दूसरे कमरे में बंद हो जाती थीं, जबकि मैं अपने ससुर के कमरे में चली जाती और काफी देर वहां गुजारने के बाद अपने कमरे में वापस आती। मेरी सास इस बात पर शुक्र अदा करती थीं कि अब उनका पति उनसे मांग नहीं करता और उन्हें वक्त बेवक्त तंग नहीं करता, क्योंकि उनकी जरूरत तो मुझसे पूरी हो रही थी और मेरी भी अब कोई ख्वाहिश भी अधूरी नहीं रहती थी। ऐसे हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत खुश रहने लगे थे। मुझे दिल ही दिल में इस बात का डर था कि अगर मेरी सास या पति को ये सब पता चल गया तो न जाने वो मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे। ये भी हो सकता था कि मेरे पति मुझे घर से निकाल देते, और अगर मेरी सास ये सब देख लेती तो शायद वो मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर देती। इसलिए मैं अब एहतियात से ही ये काम कर रही थी। मैं इस बात का खास ख्याल रखती थी कि जब मेरी सास गहरी नींद में होती थीं, तभी मैं अपने ससुर के कमरे में जाती थी। वो अभी तक सबके सामने तो मुझे बेटी बेटी कहकर ही बुलाते थे, मगर अकेले में वो मुझ पर प्यार की बरसात न्यौछावर कर दिया करते थे, और मैं भी उनके लिए हर वक्त जैसे बेचैन और बेकरार रहती थी। आज मेरे पति अर्जुन घर आए हुए थे। वैसे तो मैं हमेशा उनका इंतजार करती थी, मगर अब उन्हें देखकर बेजार थी, क्योंकि मैं जानती थी कि उनके घर पर मौजूद होने की वजह से मैं अब अपने ससुर के कमरे में नहीं जा सकूंगी। इसलिए मेरा दिल ही दिल में उदास हो रहा था, क्योंकि मेरे पति तो मुझे संतुष्ट कर ही नहीं पाते थे। इसलिए अब उनके साथ ये सब करने का मेरा मन ही नहीं करता था, क्योंकि जो मजा, जो खुशी मेरे ससुर ने मुझे दी थी, वो खुशी देने के बारे में तो मेरे पति सोच भी नहीं सकते थे। आज भी मेरे पति थोड़ी देर के बाद थक हार कर सो गए थे,
और अब जब तीसरा चौथा दिन भी उन्हें घर में ही हो गया तो मैं उनसे कहने लगी कि अब आप घर से ही दफ्तर जाएंगे। ये सुनकर वो मुझे हैरान नजरों से देखने लगे। क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई कि मैं रोजाना घर में तुम्हारे साथ ही रहा करूं? मैंने अपने चेहरे के भावों को काबू में किया और उनसे कहने लगी, भला मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा? मुझे बहुत खुशी है, मगर मैं आपकी वजह से ही तो कह रही थी। आप कहते हैं कि दफ्तर में आते जाते बहुत देर हो जाती है और इसीलिए मैं ये बात पूछ रही हूँ। तो वो कहने लगे, मैं तुमसे दूर रहकर थक गया हूँ, इसीलिए अब मैं रोजाना घर में आया करूंगा और घर से ही दफ्तर जाया करूंगा। ऊपर से मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, मगर दिल ही दिल में परेशान हो गई कि आज मैं अपनी इस ख्वाहिश की पूर्ति कैसे करूंगी। उस दिन मैं काफी देर तक अपने पति का इंतजार करती रही, बार बार उनका नंबर मिलाती रही, मगर उनका नंबर लगातार बंद जा रहा था। आज उन्हें वापस आते हुए सामान्य दिनों से बहुत देर हो गई थी। तब मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि वो आज घर पर ना आए और वो अपने दोस्त के कमरे में चले गए हों। इस ख्याल का आना ही था कि मैं फौरन अपने ससुर के कमरे में चली गई। आज भी पहले मैंने अपनी सास को देखा तो वो अपने कमरे में बेहोश होकर सो रही थीं, और तभी मैंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और फिर जब अपने ससुर के कमरे में गई तो वो भी जाग रहे थे। वो भी जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर उठकर बैठ गए और कहने लगे, क्या बात है राधा, आज का सुस्त आदमी घर पर रोज चक्कर लगा रहा है, क्या इसे हम दोनों पर शक हो गया है? मैंने अपने ससुर को कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगी, मैं खुद इस सब से परेशान हो चुकी हूँ। यूं भी मुझे तो इस चीज में आपकी आदत पड़ गई है। जब तक पिताजी के साथ ये सब न कर लूं, मुझे चैन नहीं पड़ता। इससे पहले कि हम ये सब शुरू करते, तभी मुझे अपने पति अर्जुन की आवाज सुनाई दी और मैं घबराकर उठ बैठी और फौरन कमरे से बाहर निकली तो सामने मेरे पति थे। वो मुझे ढूंढ रहे थे। मुझे उस वक्त अपने ससुर के कमरे से निकलते देखा तो हैरान रह गए। तभी मैं उन्हें टालते हुए कहने लगी, क्या हुआ? आपके पिताजी की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्हें चाय बनाकर देने गई थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए और फिर मैं उनके लिए खाना गर्म करके कमरे में आ गई थी। काफी देर तक मेरे पति इधर उधर की बातें करते रहे। फिर मुझे कहने लगे, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम्हारे जैसी नेक और शरीफ पत्नी मुझे मिली है। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे? तब वो कहने लगे, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे कुछ समस्याएं थीं जो मैं किसी को बता नहीं सकता था, मगर माँ और पिताजी के दबाव में आकर मैंने शादी कर ली। मुझे इस बात का डर था कि शायद तुम शोर मचाओगी, तुम सबके सामने मुझे बुरा भला कहोगी, मुझे शर्मिंदा करोगी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी जगह पर कोई और लड़की होती तो वो शोर मचा देती या फिर किसी और के साथ संबंध बना लेती, मगर तुम वाकई बहुत अच्छी हो कि तुमने मेरी इज्जत के साथ साथ अपने ससुर की भी बहुत इज्जत की है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तो क्या वो सब कुछ जान चुके थे? और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, राधा, मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पाया जो एक औरत का हक है, मैं जानता हूं, मगर मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने मुझे एक जोरदार झटका दिया। मेरी आंख खुली और मैं पसीने में तरबतर थी और मेरे जिस्म के अंग सुन्न हो गए थे। तो क्या ये सब मैंने एक ख्वाब में देखा था? वो तो अभी तक सो रहे थे। उन्हें मैं देखकर मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी।